नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समालका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसमें 7 चरणों में चुनाव होंगे। 10 फरवरी से 7 मार्च तक होंगे मतदान और 10 मार्च को नतीजे आएंगे सामने। वहीं 5 राज्यों में पंजाब भी शामिल है। 14 फरवरी को होगा पंजाब में चुनाव। 1 चरण में होगा पंजाब में चुनाव। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। तमाम पार्टियां इंतजार कर रही थी चुनाव की तारीखों का। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव कब होंगे, ये तारीखें अब साफ हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से चुनाव की घोषणा की है, जिसमें यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसके अलावा पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक दौर में चुनाव होंगे। और तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत, 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ पंजाब में कब चुनाव होगा ये भी पता चल गया और 1 चरण में चुनाव होगा। पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव जब पिछले हुए तो यहां पर चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगी थी हाई कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ऐसे में इस बार बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए चुनाव संपन्न कराना, वो भी तब जब कोरोना के साथ कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी यहां पर आ गया है। बिल्कुल मोनिका, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कोरोना और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट नया आया है उसे देखते हुए भी चुनाव आयोग किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि 15 जनवरी तक बिल्कुल सख्त रुख अपनाए हुए चुनाव आयोग ने घोषणा की। 15 जनवरी तक पंजाब की अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर पंजाब में किसी भी प्रत्याशी को ना तो कोई नुक्कड़ सभा करनी है, ना किसी तरह की रैली करनी है, ना ही उन्हें किसी तरह का इकट्ठ या जैसे कहा जा सकता है कि काफी संख्या में लोग एकत्रित नहीं हो सकते और डोर टू डोर कैंपेन करने की अनुमति केवल 5 जन को मिली है। एक प्रत्याशी और उनके अलावा 4 जन ही डोर टू डोर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। 15 जनवरी तक ये सख्त हिदायत चुनाव आयोग ने दी है और 15 जनवरी के बाद भी चुनाव आयोग ने ये कहा है कि अगली गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाएगी। अगर इन सभी जो जारी किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, अगर इसकी कहीं ना कहीं उल्लंघना होती है तो उस पर एपिडेमिक एक्ट के तहत FIR दर्ज होगी उस प्रत्याशी के ऊपर। तो बहुत बड़ी बात है कि चुनाव की तारीख तो चुनाव आयोग ने 14 फरवरी पंजाब में कर दी है, लेकिन आने वाले समय में ये 7 गाइडलाइंस जो है कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस को भी उसकी पालना करनी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इस बार पंजाब के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्वर्णजीत, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन हुआ और इस बार किसान जो है बड़ी भूमिका इस बार चुनाव में निभाने वाले हैं। किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, क्योंकि अपनी राय वो पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। खासा नाराज सरकार से नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो तमाम चीजें आई हैं, गाइडलाइंस की अगर आप बात करें, आपने बताया कि चुनाव आयोग जो है उसने बताया है कि तमाम तरह की गाइडलाइंस से अगर पालन नहीं होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इसको सुनिश्चित कौन करेगा? क्योंकि पिछली बार हमने देखा, अगर हम पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण ले लें, वहां पर जब चुनाव हुआ तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, रैलियां हुई और ये भी कहा गया कि तैयारियां पूरी है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से कोरोना फैला और जो रफ्तार रही, ये सभी ने देखा। देखिए, सबसे बड़ी बात इस बार पंजाब 2022 विधानसभा चुनाव हर राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगर बात बताऊं, 1966 में पंजाब का गठन हुआ और जब पहली बार सरकार बनी, आज तक पंजाब में या तो कांग्रेस 25 साल उसका राज रहा या 19 साल जो है अकाली दल का राज रहा। एक बार राष्ट्रपति शासन भी लगा, गवर्नर राज भी रहा पंजाब में। लेकिन अगर बात की जाए इस बार 4 राजनीतिक दल जो है वो पंजाब में है। एक तरफ 3 कानूनों की वापसी करवाकर किसान
किसानों ने एक मोर्चा बनाया जिसका नाम संयुक्त संघर्ष मोर्चा का नाम दिया, और किसानों से ही अलग थलग हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिन्होंने राजनीतिक दल बनाया, संयुक्त संघर्ष पार्टी उन्होंने बनाई, और एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। 2017 में आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, इस बार भी वो राजनीतिक एक तरह से कहेंगे रणभूमि में है। तो इस बार पंजाब का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने सख्त रुख एपिडेमिक को देखते हुए रखा है। दूसरी तरफ पंजाब में इस बार राजनीतिक दल भी और कसर जो है छोड़ना नहीं चाहते, और अभी 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री की जो यात्रा में बहुत बड़ी चूक हुई है, उस पर भी कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के चुनाव आयोग ने ख्याल रखा इस बात का कि एपिडेमिक भी है, और उन्होंने साफ कर दिया कि सुरक्षा व्यवस्था जो है पंजाब में खास तौर पर दुरुस्त होनी चाहिए। और यही कारण है, अभी इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि आज जो डीजीपी पंजाब बदले गए हैं उसकी जानकारी भी अभी रात होते होते तक सामने आ जाएगी कि आखिर कारण क्या रहा। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में हर पहलू महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि चुनाव आयोग किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहता, और 15 जनवरी तक एपिडेमिक गाइडलाइंस की पालना करनी स्वर्णजीत, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर है, खबर चंडीगढ़ से है, जहां मेयर पद बीजेपी के पास जाने के बाद आपके विधायक राघव चड्ढा ने नगर काउंसिल में आप समर्थकों के साथ जोरदार हंगामा किया। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से राघव चड्ढा मेयर कार्यालय के बाहर पुलिस वालों से झड़प करते हैं। ये तस्वीर आप देखिए। आपको बता दें कि राघव चड्ढा अपने समर्थकों के साथ मेयर के कार्यालय में प्रवेश करना चाहते थे। राघव चड्ढा का कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर उनके पार्षद के वोट को डिस्क्वालीफाई किया ताकि ये चुनाव वो जीत पाए। बीजेपी जबरन मेयर की कुर्सी पर काबिज होना चाहती है। तो यह आरोप राघव चड्ढा की तरफ से लगाए गए हैं, और उनका कहना है कि जानबूझकर उनका जो एक वोट है वो डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो मेयर पद बीजेपी के पास जाने के बाद आपके विधायक राघव चड्ढा ने नगर काउंसिल में आप समर्थकों के साथ जोरदार हंगामा किया। और ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब राघव चड्ढा अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वर्णजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पंजाब के ब्यूरो हेड है। स्वर्णजीत, यहां पर मेयर पद बीजेपी के पास गया, जबकि संभावना पूरी ये थी कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, क्योंकि चंडीगढ़ में खासा असर यहां पर आम आदमी पार्टी का है। ऐसे में जब सीट हाथ से निकल गई तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर रोष व्यक्त किया गया। मैं एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों को भी, सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ अध्यक्ष प्रेम गर्ग एकदम म्युनिसिपल काउंसिल के कार्यालय में दाखिल होते हैं, और सीधा वो असेंबली हाउस में दाखिल हो जाते हैं और हंगामा करना शुरू कर देते हैं। एकदम से सार्जेंट बुलाए जाते हैं, पुलिस आती है, उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चलन में आती है, लेकिन उन्हें फिर बाहर निकाल दिया जाता है। प्रेम गर्ग बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, उनका साथ देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता भी आ जाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि तब तक मतगणना जो है वो शुरू नहीं हुई थी, पार्षदों ने अभी मत डाले नहीं थे, और ये कारण भी समझ नहीं आ रहा कि प्रेम गर्ग ने ऐसा आखिरकार किया क्यों। हो सकता है कि जो ये बार बार आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा, हम वहां पर मौजूद थे जब राघव चड्ढा ने मेयर कार्यालय के बाहर, मेयर के पर्सनल ऑफिस के बाहर आकर के हंगामा करना शुरू कर दिया और अपने समर्थकों के साथ भीतर जाने की जिद कर रहे थे। तो ये बात समझ से परे है कि क्या प्रेम गर्ग को पहले से पता था, और जब ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की एक पार्षद की जो मत है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो 11 बजे इन्हें कैसे पता था? या तो इन्हें भनक थी कि आम आदमी पार्टी का एक पार्षद जो है वो सामने समर्थन दे सकता है, सामने बीजेपी को समर्थन दे सकता है। यही कारण था कि वो सुबह ही ड्रामा जो है ये देखने को मिला म्युनिसिपल काउंसिल के कार्यालय में। तो ये समझ से परे। और अभी शाम होते होते मेयर के साथ साथ सीनियर डिप्टी मेयर और साथ ही डिप्टी मेयर भी आम आदमी पार्टी की बजाय बीजेपी के बने हैं। मेयर की अगर मैं बात करूं तो सरबजीत कौर बनाई गई है, सीनियर डिप्टी मेयर की बात करूं तो दलीप कुमार बनाए गए हैं, डिप्टी मेयर की बात करूं तो साथ ही अरुण गुप्ता जो है वो बनाए गए हैं। तो तीनों जो है मेयर, सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर जो है बीजेपी के बने, और यही कारण है कि बीजेपी कहने में तो खुशी की लहर थी। रोकना चाहूंगी स्वर्णजीत, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि
कि डिप्टी मेयर पद पर भी बीजेपी का कब्जा हुआ है। बीजेपी के अनूप गुप्ता बने हैं डिप्टी मेयर। इस वक्त की बड़ी खबर, आपके रामचंद्र यादव को उन्होंने हराया, दोनों को मिले थे बराबर वोट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ड्रॉ में भी बीजेपी ने मारी बाजी। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, डिप्टी मेयर पद पर भी बीजेपी का कब्जा। बीजेपी के अनूप गुप्ता बने डिप्टी मेयर, आपके रामचंद्र यादव को उन्होंने हराया, दोनों को मिले थे बराबर वोट और ड्रॉ में भी बीजेपी ने बाजी मारी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। स्वर्णजीत पंजाब ब्यूरो हेड हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वर्णजीत, आज का दिन कहेंगे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना अनलकी यहाँ पर साबित हो रहा है, बाजी हाथ से निकलती जा रही है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अभी निकाय चुनाव के जो नतीजे आए थे चंडीगढ़ के, तो आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने नारा दिया था, चंडीगढ़ ये झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। लेकिन उनके इन मंसूबों पर, यहाँ कहूंगा कि इस नारे पर भी पानी फिरता कहीं ना कहीं इस बरसाती मौसम में यहाँ पानी फिरता हुआ नजर आया, क्योंकि तीनों सीटों पर बीजेपी के पार्षद जो है वो काबिज हो गए हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, एक खबर और सामने आई है, जालंधर से भी राघव चड्ढा का बहिष्कार हुआ, उन्हीं की पार्टी के सीनियर नेताओं ने किया। तो राघव चड्ढा इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी निशाने पर आते चले जा रहे हैं, क्योंकि 2017 में जब विधानसभा चुनाव थे, संजय सिंह पर आरोप लगा था कि उन्होंने खरीद फरोख्त की है, पैसे लेकर टिकटों का आवंटन किया है, और यही आरोप इस बार राघव चड्ढा पर भी लगता नजर आ रहा है। तो यही कारण है, हो सकता है जालंधर का गुस्सा लेकर के राघव चंडीगढ़ में दाखिल हुए और चंडीगढ़ में सीधा मेयर के कार्यालय तक पहुंच गए और आओ देखा ना ताओ। और अभी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नतीजे आने थे, तो उसके नतीजों का इंतजार किए बिना राघव चड्ढा अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ नारे लगाते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ कहीं ना कहीं बीजेपी सांठगांठ कहीं और कर रही है, और ये कहीं ना कहीं रणनीति है, और ये हमारे साथ गलत हो रहा है। और साथ ही डीसी के खिलाफ, उपायुक्त के खिलाफ भी नारे लगाए गए। चलिए, बने रहिए आप स्वर्णजीत, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निजी अस्पतालों, जिन्हें HSVP की ओर से अलग अलग शहरी क्षेत्रों में जमीन आवंटित की गई है, उनमें गरीबों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए यहां पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये अस्पताल अब BPL या हरियाणा सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित मरीजों, जिनका इलाज रियायती दरों पर किया जा रहा है, उनका रियल टाइम डाटा का जो रिकॉर्ड है वो रखेंगे। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े विभिन्न अस्पतालों से ऐसे मरीजों के इलाज के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अस्पतालों के उच्च अधिकारियों को वास्तविक डाटा का रिकॉर्ड रखने और बिल और अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ सभी आवश्यक विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश उन्होंने दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गरीबों के लिए सुपर स्पेशलिटी निजी अस्पतालों से बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करना संभव नहीं था, लेकिन अब वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से निजी अस्पतालों में इलाज करवाना संभव हो पाया है। वहीं यमुनानगर के गांव बाल छपर में एक बार फिर फायरिंग का मामला सामने आया है। बंद पड़ी दुकान पर बदमाशों ने पहले तो 5 राउंड फायर किए, उसके बाद उसी दुकान पर एक पोस्टर चिपका दिया। वहीं फायरिंग की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जो पोस्टर दुकानों के शटर पर चस्पा किए गए थे, उस पर लिखा था कि जो सरेआम सरपंच का चुनाव लड़ेगा तो खुद के मौत का जिम्मेदार होगा। तो इस तरह की ये पूरी घटना सामने आई है। यमुनानगर के गांव बाल छपर में एक बार फिर फायरिंग का ये मामला सामने आया है। बंद पड़ी दुकान पर बदमाशों ने पहले तो 5 राउंड फायर किए, उसके बाद उसी दुकान पर एक पोस्टर चिपकाया। चलिए, अब खबर कैथल से है। कैथल के अंबाला रोड पर बंद पड़ी बर्फ की फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसकी जानकारी पड़ोसियों के ओर से दी गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि ये फैक्ट्री काफी दिनों से बंद थी और इसी के साथ यहां पर
पाइपों में बची हुई अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। फैक्ट्री के मालिक को मौके पर बुलाया गया और रिसाव को बंद करवा दिया गया। हमारे पास ऑफिस में डॉक्टर राजीव सूद का फ़ोन आया कि हमारे पड़ोस में कोई अमोनिया गैस लीक है। तो हमारे कर्मचारी अपनी पूरी टीम के साथ गाड़ी लेके हम मौके पहुंचे। तो यहाँ आके देखा कि बर्फ़ की फैक्ट्री तो नहीं है, पहले थी। उसमें से जो सामान बचा हुआ था इनका, कोई रिपेयर पार कर रहे थे हम निकालने के लिए, उसमें जो पाइपों में गैस थी वो लीकेज है। तो अब ये मालिक भी मौके पे हैं, इन्होंने मैकेनिक को बुलाया, इसको पाइप को बंद कर दिया जाएगा। तो सर क्या कोई कार्रवाई भी की जाएगी या किसी तरह का भी कोई क्या कुछ आपकी तरफ से? देखो ऐसा इसमें इंडस्ट्री मतलब चालू तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसमें ये गैस लीकेज है तो खतरनाक है। तो वो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा भी की जाएगी। तो सर जिस तरह से लीक हो रही थी, क्या कोई हादसा भी बड़ा घटित हो सकता था? हाँ, अगर ज़्यादा गैस होती तो ये गैस ऐसी गैस होती है जिससे एकदम। वहीं पानीपत के बाद अब समालखा उपमंडल से भगवान वाल्मीकि पर अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। समाज के लोगों ने भगवान वाल्मीकि पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप आसाराम के एक अनुयायी पर लगाया है। और आपको बता दें कि अमर्यादित टिप्पणी से आज समाज के लोगों ने समालखा लघु सचिवालय में पहुंचकर अपना रोष प्रकट किया और डीएसपी प्रदीप कुमार को शिकायत देकर जल्द से जल्द आसाराम के अनुयायी पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर अखिल वाल्मीकि महापंचायत की प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी ने कहा कि हम भगवान वाल्मीकि के वंशज हैं, जिससे आसाराम के अनुयायी द्वारा की गई टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। सर आज सुबह जैसे कि मैं मीनाक्षी चावला अखिल वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष, आज सुबह एक वीडियो क्लिप आई है मेरे पास, जिसमें भगवान वाल्मीकि को आसाराम के चेले ने जंतर मंतर पर एक लोगों को संबोधित करते हुए एक वर्ड बोला है कि वो चोर है, डाकू था, वो नीच जाति से बिलोंग करता है। और ये एक बार नहीं कई बार रिपीट किसको बोला गया? भगवान वाल्मीकि को। तो मैं इस सरकार से, यहाँ के इस प्रशासन से, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मांग करना चाहती हूँ कि अगर ऐसे संत शिरोमणियों के बारे में ही इतना गलत और इतने अपशब्द यूज किए जा रहे हैं तो आम जनता कहाँ जिएगी जा करके। हमारे भगवान वाल्मीकि जी के बारे में दिसंबर 10 तारीख को 2021 में जंतर मंतर पर कोई प्रोग्राम था बापू आसाराम के बैनर के नीचे। तो वहाँ पे उसके चेले ने भगवान वाल्मीकि जी को चोर बताया और नीच जाति का बताया और गुंडा बताया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और डीएसपी समालखा से मिलेंगे और SC एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग। चलिए अब खबर पेहोवा से, जहां पर बारिश से जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि रुक रुक कर हो रही बारिश से आम आदमी घरों में बंद हैं, तो वहीं बारिश के बाद ठंड और अधिक बढ़ गई है। बारिश गेहूं की फसल के लिए संजीवनी तो साबित हुई है, लेकिन आम लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है और इस वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।